हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट के ऊपर। सो ये है आपका जो आपने जो मेरा ओवरहेड इक्विपमेंट का जो पहला लेक्चर देखा था, है ना, ये उसके बाद का है बेसिकली। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपसे दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक है आपका ओवरलैप क्या होता है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट में, और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेक्शन इंसुलेटर के बारे में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बेसिकली क्या है बच्चे कि जो भी आपका टॉपिक है, जैसे ओवरहेड इक्विपमेंट हो गया, या फिर इसी यूनिट में अब आगे आने वाले टॉपिक है करंट कलेक्टर, ये सब, तो ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको बुक में ढूंढेंगे या नेट पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं इस टाइम पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपेंडिंग अपॉन योर डिप्लोमा लेवल, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और वही चीज़ मैं आपको एज ए PDF फॉर्म में भी देता हूँ, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, बहुत और ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ज़रूरत है। तो पहले आप ये जो आपका जो भी ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको बेसिक्स के बारे में पढ़ना है और एप्लीकेशंस पढ़ना है। इसलिए मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है, मेरा जो लेक्चर होता है, उसमें मैं आपको बेसिक बताता हूँ, और फिर मैं आपको जो PDF देता हूँ वो उसी का एक्सप्लेनेशन रहता है। तो ये आपके ऊपर है कि अब आप वीडियो लेक्चर देख करके और PDF को देख करके अपना नोट्स बनाते हैं, या फिर अगर आपको मेरा PDF समझ में आ जाता है वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि अब हर चीज़ का नोट्स बना के ही आप पढ़ें। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप समझे, उस चीज़ को देखा लिखा हुआ बस काफ़ी होता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। समटाइम्स समथिंग इज़ टू बी रेड जो ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, देखिए ओवरहेड इक्विपमेंट एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समराइज फॉर्म में मुझे बताना है आपको, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक तरीके से। तो अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो वो चीज़ें आप तब जानेंगे बेटा जब आप साइट पर जाके काम करोगे ना, तो और ज़्यादा अच्छे से जानोगे। क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत है, लेकिन और लिखवाने के लिए भी बहुत है, लेकिन वो चीज़ें आपको इस टाइम पे काम नहीं आएंगी। तो रेदर देन मेकिंग यू पीपल टू कंफ्यूज, मैं वही चीज़ देता हूँ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपको ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो पहले हम बात करते हैं ओवरलैप के बारे में। ठीक है, देखिए अब जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप लोग को ये लगता होगा कि ये इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, कैसे समझ में आए, कैसे याद करेंगे। मैं आपको हर चीज़ जो है समझा के बताता हूँ कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा आपके कि भाई ओवरलैप, अभी हमने लेक्चर 1 में इतना कुछ पढ़ लिया, अभी ओवरलैप कहाँ से आ गया, क्यों हमें ओवरलैप क्यों चाहिए हमें। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके घर में जैसे आप तार वार जोड़ते हो ना, जैसे आप वायरिंग कर रहे हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, बीच में तार को छील कर टेप बांध देते हो, करते हो ना ऐसा। उसके बाद जैसे अगर PCB बोर्ड वगैरह है तो उसमें क्या करते हो आप, सोल्डरिंग करके तार को आपस में जोड़ते हो, करते हो ऐसा। ठीक है, या फिर कुछ कुछ लोग जुगाड़ के क्या करके वो तार को वो गांठ बांध देते हैं ऐसे करके, और वो फिर उस पर पन्नी बांध देते हैं। तो जो भी तरीका है, हमारा सेफ पर्पज़ तो वही है कि हम तार को छील के एक साथ करते हैं। या फिर जंक्शन बॉक्स होता है। जंक्शन बॉक्स क्या होता है, जैसे आपके घर में बिजली आती होगी, तो आप देखना बेटा कि जो आपका पोल वगैरह है ना, पोल पे एक अब कलर तो डिफर कर सकता है, एक आपका स्टील का बॉक्स लगा हुआ होता है, उसमें बहुत सारे जो होते हैं वो पॉइंट्स लगे होते हैं। एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है वो, तो उसको हम जंक्शन बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग जगह से तारें आकर के जुड़ती हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है जंक्शन बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें तो हम तब करते हैं ना जब हमारे पास इंसुलेशन प्रेजेंट है। जब हमारे पास इंसुलेशन प्रेजेंट है हम तब करते हैं वो चीज़। या फिर हमें जहाँ पे हम ज्वाइंट कर रहे हैं उस चीज़ को हमें खींचना नहीं है या मूव नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तार को आपस में टेप लगा देते हो तो आप ऐसा थोड़ा उसको बैठ के खींचोगे आप,
नहीं खींचते हो ना, वैसे के वैसे ही छोड़ देते हो। तो ये सब चीज़, और जैसे फिर जंक्शन बॉक्स में क्या है, जंक्शन बॉक्स में आपने तार लगा दिया, तो ऐसा थोड़े कि आप बैठ के जंक्शन बॉक्स से तार बाहर खींचने लग जाओगे। तो ये सब चीज़ें हम तब करते हैं जब हमें ज्वाइंट करके छोड़ देना होता है, उस पर कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ओवरहेड इक्विपमेंट में मान लो अगर हमें ज्वाइंट करना हो, अब आप बोलोगे सर ज्वाइंट क्यों करना है हमें ओवरहेड इक्विपमेंट में, जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर है। बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो आपका जो भी कॉन्टैक्ट वायर्स है ना, जो भी आपका कॉन्टैक्ट जो भी आपका कॉन्टैक्ट वायर्स है ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है उसको ज्वाइंट करने के लिए। अब आप बोलोगे कॉन्टैक्ट वायर्स को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कभी आपने ध्यान दिया, जैसे अगर आप जाते हो कहीं भी सब स्टेशन वगैरह में, कभी आप गए होगे, या फिर आप रेलवे का जो यार्ड होता है वहाँ जाके देखना, बड़े बड़े ड्रम होते हैं। ड्रम मतलब कहने का मतलब कि ऐसा बनाता हूँ आपको, ऐसा देखा होगा आपने, ये और यहाँ से ऐसे करके, और ये लकड़ी का होता है ऐसे करके, और बेसिकली और है ना, ऐसा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पे, ये आपने देखा होगा। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंडक्टर ड्रम, ठीक है। कंडक्टर ड्रम में क्या होता है, कंडक्टर जो है वो हम बांध करके फिर उसको हम सप्लाई करते हैं। या फिर आपने ट्रकों में देखा होगा कभी कभार कि बहुत बड़े बड़े जा रहे उसमें तार बंधे हुए हैं, उसको हम कंडक्टर ड्रम बोलते हैं। तो कंडक्टर ड्रम में आप जो तार सप्लाई करोगे या फिर तार आपके पास होगी, उसकी लेंथ तो लिमिटेड होगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, है ना, 1.6 किलोमीटर, वो एक स्टैंडर्ड होता है। 1.6 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर का ही कंडक्टर ड्रम हम बनाते हैं, वो पोर्टेबिलिटी आसान हो और एक स्टैंडर्ड तरीका हमने अपना लिया है। तो एक कंडक्टर ड्रम में 1.5 किलोमीटर का तार है या फिर 1.6 किलोमीटर का तार है। आपका जो कॉन्टैक्ट वायर है वो पता नहीं कितने किलोमीटर चला जाता है कि नहीं। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पता नहीं हज़ारों किलोमीटर का कॉन्टैक्ट वायर है, वो कहाँ से आएगा। ऐसा थोड़ी कि आप 1000 किलोमीटर कॉन्टैक्ट वायर एक ही बार में खींच दोगे। आपको ऐसे ऐसे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपका लोकेशन, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे कंडक्टर ड्रम की जरूरत पड़ती है। और अब कंडक्टर ड्रम में आपका एक कंडक्टर ड्रम खत्म हो गया, तो अब इसका तार जो है और दूसरे का अगर आपको शुरू करना है तो क्या करोगे उस केस में, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं कि ओवरलैप बनाते हैं। ओवरलैप हम बनाते हैं जिससे कि अब आप बोलोगे सर ओवरलैप में मतलब हम तार जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ते हैं। ओवरलैप में क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। ओवरलैप भी 2 तरीके का होता है। तो ओवरलैप में क्या होता है बेटा कि हम पैंटोग्राफ को, जो आपका रेलवे का पैंटोग्राफ है, उसको हम शिफ्ट करते हैं एक तार से दूसरे तार पे, ठीक है। जब हम ओवरलैप करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैंटोग्राफ को हम शिफ्ट करते हैं एक तार से दूसरे तार पे। मतलब अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा आगे, फिर मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए कि हम ओवरलैप इसलिए करते हैं कि हमारा जो कंडक्टर ड्रम है उसमें जो तार है उसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है। तो अगर हमें दूसरी तार शुरू करनी है तो हम वहाँ पे ओवरलैप यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला चीज़ तो ये आता है। दूसरा ये होता है, देखिए इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, आपका जो भी आपका बाउंडेशन होता है ना। रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी जैसे बचपन में रिस्ट्रिक्शन होता था ना कि रात को खेलने नहीं जाना है, ये रिस्ट्रिक्शन हुआ, बाउंडेशन हुआ, है ना। ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना है, ये रिस्ट्रिक्शन होता था, है ना। तो यही रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी होता है। उसके बाद ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ वेट, ड्रम साइज। देखिए अभी मैं ड्रम साइज की बात, ड्रम साइज मतलब क्या बेटा, कंडक्टर का जो ड्रम साइज होता है ना वो, ठीक है। टेंशन टू रिस्ट्रिक्ट द सैक, इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर, वेरिएशन डिपेंड्स ऑन लेंथ। अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा है, ये इतना जो है बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया ड्रम साइज का बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब आइए लेंथ वाला भी मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर का लेंथ भी एक लिमिटेड होता है। अब आप ये आइए टेंशन टू रिस्ट्रिक्ट द सैग। अब सैग क्या होता है बेटा, देखिए सैग बताता हूँ। ये आपका मान लीजिए 2 पोल है, ठीक है, और ऐसे आपका ये है। अब आप देख रहे हैं तार आप खींचोगे ना तो तार आपको सीधी जानी चाहिए थी ऐसे करके, लेकिन तार तो सीधी जाती नहीं, कभी नहीं जाती, है ना। तो क्या होता है कि ये वाला जो
आपका आया ये वाला, इसको हम बोलते हैं सैग। ठीक है, इसको हम सैग बोलते हैं। मतलब कि ये तार ऐसे जानी चाहिए, लेकिन आपका जो एक्चुअल तार ऐसे होके जा रहा है, तो ये जो आपका आता है इसको हम बोलते हैं सैग। और ये सैग क्यों आता है? सैग आता है तार की वजन की वजह से, क्योंकि तार का भी वजन है, तार का मास है, मास इंटू ग्रेविटी आया ना, तो तार का जो वेट है उसकी वजह से सैग आता है। अब आपके पास, अब आप एक बात जानो कि अगर आपका तार जितना लंबा होगा, तार का वेट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा होगा तो उतना झूलेगा वो। हाँ, सैग का मतलब समझ लीजिए झूलने का जो है ना, तो वो उतना झूलेगा, जितना झूलेगा तो उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेशन आ जाती है। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या दिक्कत है? दिक्कत इसलिए है कि आपकी ट्रेन जो बहुत तेज़ जाती है, ठीक है, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है, कभी कभार बहुत तेज़ी से निकलती है। अब पेंटोग्राफ आपका लगा होता है ऊपर में, तो ये जितना ज़्यादा नीचे झूलेगा, पेंटोग्राफ जब यहाँ से निकलेगा तो कितना लूज कांटेक्ट होगा, है ना, तो यहाँ स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने से आपका पेंटोग्राफ डैमेज कर सकता है। इसलिए ये भी टेंशन है हमें, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अब आपको समझ में आया, टेंशन टू रिस्ट्रिक्ट द सैग, एक पर्टिकुलर सैग ही अलाउड होता है। ठीक है, उसके बाद है इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ। गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हर चीज़ इलोंगेट होता है। इलोंगेट मतलब बेटा खींचता है, चाहे वो लोहा हो चाहे रबड़ हो। ठीक है, लोहार जो होता है वो क्या करता है, लोहे को गर्म करके पीटता है ना, आपने पढ़ा है ना, तो क्या होता है, लोहे को गर्म करने से उसमें इलोंगेशन, और जब उसको पीटोगे तो क्या होगा, इलोंगेशन प्रॉपर्टी आ गई उसके अंदर। तो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, मतलब लेडीज़ के लिए, वो भी कहीं के जो लोहे की चूड़ी, उसमें क्या करते हैं, हम उसको गर्म करके उसको गोल करते हैं, है ना। तो उसी तरह तारों में भी वही होता है। अब इंडिया में आप देख लीजिए, हमारा जो गर्मी के टाइम नॉर्मल टेम्परेचर तो 25 डिग्री तो वैसे ही पहुंच जाता है, और वैसे जब लू वगैरह चलती तो 50 तक पहुंच जाता है राजस्थान वगैरह में। वहाँ पे मान लीजिए अगर आपको ये करना है तो वहाँ पे तार आपकी खींचेगी ना गर्मी से। ठीक है, तो वो तार खींच जाएगी, गर्मी के टाइम खींच गई और ठंडी के टाइम सिकुड़ जाएगी, तो क्या होगा, तार में आपका डिफॉर्मेशन आ जाएगा। समझ गए? एक तो गर्मी में तो खींच गई, कोई बात नहीं, अब ठंडी आई तो तार सिकुड़ गई आपकी। तो ऐसा थोड़े कि यूनिफॉर्मली खींचेगी यूनिफॉर्मली सिकुड़ेगी, नहीं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, और इस वजह से तार आपका ख़राब होता है और फिर स्पार्किंग शुरू होती है। ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, टेक्निकलिटी। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर ये सब आप हमको लिख के क्यों नहीं, देखिए ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ जाओगे तो इसको अपने शब्दों में आप लिख पाओगे। तो आप एग्ज़ाम में आपको ये सारे पॉइंट तो लिखने हैं ही, साथ में जो आपकी समझ है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले पॉइंट का मतलब। दूसरा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ हायर लेंथ इज डिफिकल्ट। क्या कहने का मतलब है, अब देखिए, अगर आपको कभी कभी आपने सुना होगा ना कि कोई रेलवे लाइन जो शटडाउन में चल रहा है, वहाँ मेंटेनेंस, अभी जैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो उसमें कैसे हो रहा था कि हर एक ट्रैक का मेंटेनेंस किया जा रहा था, तो उसमें ये सब तार भी मेंटेनेंस करते हैं। अब तार जितनी लंबी होगी मेंटेनेंस उतना महंगा पड़ेगा और उतना दिक्कत हो, क्यों, लेबर कॉस्ट जुटेगा और आपको तार नीचे उतारने में मेहनत है ना, डेंजरस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तार भारी होगा, नीचे गिरेगा तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब चोट लग सकती है ना। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए और बचने के लिए हम ओवरलैप यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है सेपरेट टेंशन लेंथ ऑफ लूप लाइन, यार्ड लाइन, लोको मेंटेनेंस लाइन। ये क्या होता है, देखिए, जैसे आप जैसे बताता हूँ आपको, जो बड़े बड़े जंक्शंस होते हैं, है ना, जैसे गया जंक्शन हो गया, मुगलसराय जंक्शन हो गया, है ना, और लखनऊ जंक्शन हो गया, इनको हम जंक्शंस, जैसे इन सब जंक्शंस में और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया वो आपको इसलिए दिया, पटना जंक्शन हो गया, क्योंकि ये सब आपको पता है। तो यहाँ क्या होता है बेटा कि अब देखो कि अब आप कभी कभी सुनते होगे कि आप ट्रेन से जा रहे हो तो इंजन छोड़ दिया, इंजन बोगी, सारा बोगी वहीं है, इंजन छोड़ के निकल गया, बाकी दूसरा बोगी आके लग रहा है। तो वो सब बोगी कहाँ जाता है, वो सब जाता है आपका लोको मेंटेनेंस, यार्ड लाइंस वगैरह में जाता है मेंटेनेंस होने के लिए। तो अगर आपका अलग अलग टेंशन लाइन नहीं होगा तो उनको कैसे सप्लाई दोगे, और फिर वो अलग अलग बोगी। अब या फिर कभी कभी आप सुनते होगे कि ट्रेन को आप शंटिंग लाइन में लगा दिया है ना, नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज है, शंटिंग में ट्रेन लगा दिया है, अलग लाइन होता है। तो वो सब क्या होता है आपका यार्ड लाइन, लूप लाइन होता है। तो
इस चीज़ को भी अलग सप्लाई देने के लिए, सप्लाई तो आप ऐसा थोड़ा है कि अब अलग से आपको लूप लाइन बनाना है तो अलग से अब ये ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाओगे, नहीं करोगे, उसी में से करना है मेंटेन, आपको उसी मैनेज करना है, तो वहाँ भी ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। चौथा होता है आपका सेग्रीगेशन ऑफ सेक्शन टू मिनिमाइज फॉल्टी सेक्शन, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ फॉल्ट। देखिए बेटा क्या होता है, अब हर चीज़ 100% तो है नहीं, है ना। मान लीजिए ट्रेन चलते चलते फॉल्ट आ गया, किसी लाइन में फॉल्ट आ गया, तो आपका तार अगर ज़्यादा लंबा होगा तो वो ज़्यादा लंबा लाइन को इफेक्ट करेगा वो, तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए भी हमें ओवरलैप चाहिए। अब आपका 1.5 किलोमीटर का है, अगर आपका फॉल्ट आता है तो आप ये अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 1.5 किलोमीटर तक का लाइन आपका इफेक्टेड होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कॉन्टैक्ट वायर 3 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का है, एक तो वो टेक्निकली और वो फिजिबल है नहीं, और आपने लगा भी दिया, तो क्या होगा कि अगर कहीं फॉल्ट आ गया तो कैसे करोगे, पूरी 4 किलोमीटर की लाइन आपकी ठप पड़ जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। कल हो करके आप लोग जाओगे रेलवे में जॉब करने के लिए बेटा, तो ये सब चीज़ें आप, इसीलिए मैं इतना बोलता हूँ। आप लोग कभी कभी कहते हो कि सर लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए बताता हूँ कि बेटा ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में लिखना आपको यही 4 पॉइंट है, ठीक है, लेकिन समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे केवल ये नहीं चाहिए कि मैंने ये 4 लाइन लिखा दिया, आप रट के लिख दिया। आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट लिखा क्यों है, इसका क्या मतलब है। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे कि हमें क्यों ओवरलैप चाहिए। इंग्लिश में नहीं आ रहा है, हिंदी में बता दो, जो मैंने आपको बताया दिमाग में रहता है हिंदी में बता दो, क्या ज़रूरत है उसको। इंटरव्यूअर को मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो सुभान अल्लाह, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके। अब आइए कि अब ओवरलैप को हम डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको कह रहा था ना, मैं आपको दिखाऊंगा एक फोटो की कैसे हम करते हैं, यही वो फोटो है, डिस्क्राइब करता हूँ मैं। पहले हम डिफाइन करते हैं ना, ओवरलैप इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट, मतलब एक अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके का सजावट है ये। सजावट तो चलिए वो एक अलग वर्ड हो गया, लेकिन इसको समझ लीजिए कि एक तरह का तार को हम लगाते हैं, ठीक है। वेयर 2 सेट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर, देखिए 2 सेट कह रहा है, मतलब 2 अलग अलग कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है, 2 अलग अलग कॉन्टेक्ट वायर रन्स टुगेदर, एक साथ चलते हैं, ठीक है, इन पैरेलल फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, इन पैरेलल फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस विदाउट एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बट फैसिलिटेटिंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पैंटोग्राफ। क्या है इसका मतलब, ओवरलैप जो है एक तार का अरेंजमेंट है, ठीक है, जहां पर 2 कॉन्टेक्ट वायर को हम साथ चलाते हैं कुछ दूरी तक के लिए, उनमें कोई अपना फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं होती है, और हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पैंटोग्राफ स्मूथ मूव कर सके। इसको मैं अब समझाता हूं आपको इस फोटो की मदद से। देख रहे हैं, ये आपका 3 स्पैन लेंथ है बेटा, ए सी सी डी डी एफ, ये हो गया आपका स्पैन 1, ठीक है, ये हो गया आपका सी से लेकर डी तक, ठीक है, ये हो गया आपका स्पैन 2, और ये हो गया आपका स्पैन 3, ठीक है, ये एक स्पैन हो गया आपका। ये 3 स्पैन का डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका बेटा, ये एग्जाम्पल बताया गया है आपका नॉन इंसुलेटेड। अब आप कहोगे सर ये नॉन इंसुलेटेड क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये हर जगह, मतलब ये एक ही तरह का होता 2 तरह का है, तभी मैंने यहाँ 2 अलग अलग फोटो भी लगाया है, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों बताऊंगा एक एक करके, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, इससे आपको समझदारी हो, ठीक है। ठीक है, चलिए, मेरा मेन मोटो है, मतलब आप अपने ऊपर समझिए कि आप इंजीनियर हो, आपको कहा गया है कि आपको ओवरलैप डिज़ाइन करना है, आपको ओवरलैप लगाना है, ठीक है। आपका मेन एम है कि जो ये लाल तार जा रही है, ये लाल रंग का तार है और ब्लू कलर का तार है, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा कि ऐसा ओवरलैप डिज़ाइन करना है कि आपका जो पैंटोग्राफ है लोकोमोटिव का, वो लाल तार से ब्लू तार पे शिफ्ट कर जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। हमारा मेन एम ये है बेटा कि टू शिफ्ट द पैंटोग्राफ फ्रॉम रेड टू ब्लू।
हमारा मेन मोटिव ये है, आपको ये कहा गया है। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, 3 स्पैन का है ना। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये तार जो है आपका, ठीक है, वो कैसे जा रहा है आपका, ये है आपका एक स्पैन, ये नीचे कॉन्टेक्ट वायर चला जा रहा है आपका यहाँ से, ठीक है, 1 2, ठीक है, ऐसे करके। ये ब्लू कलर का जो तार है हमने यहाँ से शुरू कर दिया, ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया आपका ब्लू कलर का तार, ये देखिए। और ये वाला जो है आपका ये, ठीक है, ये कैटेनरी वायर से हमने ड्रॉपर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट चाहिए ना हमें, ये कैटेनरी वायर से हमने सपोर्ट दे रखा है ये ब्लू वाले तार को, जिसपे हमें पेंटोग्राफ शिफ्ट करना है, ठीक है बेटा। और ये जो लाल वाली तार है ये चली जा रही है, ठीक है। आप ध्यान दो कि इसके बाद यहाँ से ये ब्लू कलर का तार चालू हो गया है, मतलब यहाँ से अब ब्लू कलर का तार जो है ये कॉन्टेक्ट वायर बन गया है, ठीक है। और इसके पहले तक ये रेड वाला जो था वो कॉन्टेक्ट वायर था, है ना। ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, इस वाले पोल नंबर 1, इसको मास्ट या पोल बोल दीजिए, पोल नंबर ए से एक इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से आपका यहाँ से आपका ब्लू वाला वायर शुरू हो गया। इसको आपने सपोर्ट कैसे दिया बेटा, ये वाले स्पैन का जो कैटेनरी वायर है ना, इससे आपका ये जो ड्रॉपर है, इसको ड्रॉपर समझिए, ठीक है, जो ड्रॉपर है यहाँ से आपने इस ब्लू वाले कलर को सपोर्ट दिया, ठीक है। अब ये सपोर्ट दे करके आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओ। देखो अब यहाँ पे एक क्रॉस हो रहा है, ये ओवरलैप, ये आपका ऐसा नहीं कि आपस में टच करेगा, है ना, अलग अलग रहेगा हवा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ से होकर के कंटिन्यूस आगे निकल गया, और ये जो तार है नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर गया। ये देखिए 500 mm का हम क्लियर मेंटेनेंस किए हैं, कहीं कहीं ये 200 mm भी लिखा रहता है और 500 mm भी होता है, तो वो आपका तार के उस पर डिपेंड करेगा। अब ये चीज़ जो है यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है बेटा, यहाँ से आपका पेंटोग्राफ शिफ्ट मारेगा, ठीक है, यहाँ से आपका पेंटोग्राफ शिफ्ट करेगा। यहाँ तक तो आपका पेंटोग्राफ रेड लाल वाले में ही आएगा, यहाँ से धीमे से शिफ्ट मारेगा ब्लू वाले पर, और अब ये ब्लू वाला जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे होती है शिफ्टिंग। अब ये आपका हो गया सर, ये क्या, ये है आपका बेटा, ये है आपका जंपर वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम जंपरिंग करते हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि हम जो है जंपरिंग करके कनेक्टिविटी हम इसको बनाते हैं। इसको आप जो है ऐसे करके, और ये वाला जो फेज है, ये जो आपका ब्लू वाला फेज है, अब यहाँ से तार निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप ड्रॉपर भी समझ सकते हैं या जंपर भी समझ सकते हैं, जो आपको समझना, ठीक है। तो आप इसको जंपर ही समझिए। ये जो है आपका यहाँ पर, है ना, तो ये आपका हो गया जंपर। एक मिनट, हाँ, ये हो गया आपका जंपर, ठीक है। यहाँ पे जंपरिंग कर दी हमने, और ये आपका सपोर्ट करके हमने निकाल दिया बाहर। तो जब आपका पेंटोग्राफ यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद ये ब्लू कलर में ये शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के लिए दोनों तारें एक साथ चली, दोनों तार एक साथ चले, लेकिन कहीं भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं हुआ और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है। ये है आपका ओवरलैप, और ये है नॉन इंसुलेटेड का। इंसुलेटेड भी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। तो अगर एग्जाम में आएगा, देखिए मैंने इतना कुछ बता दिया आपको, एग्जाम में आएगा कि ओवरलैप क्या होता है बेटा, तो बस यही 3 लाइन लिख करिएगा तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कंफ्यूज मत करिए, मैंने इसलिए बताया इतना वर्किंग कि एग्जाम में अगर आता है कि कैसे होता है, तो आपके पास अगर कॉन्सेप्ट होगा या वीडियो लेक्चर आप देख करके अगर समझ जाएंगे तो आप खुद भी लिख लेंगे, तो इसलिए, ठीक है। अब आइए कि 2 तरह का होता है, ठीक है, या तो आप जंपर से करिए या आइसोलेटर या इंटरप्टर यूज करिए। तो अगर आप जंपर यूज करोगे तो अनइंसुलेटेड बोलेंगे। अनइंसुलेटेड मतलब दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जंपरिंग से आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे। फर्क समझिए,
इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी का मतलब होता है तार को ऐसे और ऐसे जोड़ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो गई, जो घरों में आप करते हो काला टेप मार के, ग्रीन टेप मार के। तो वो उसमें क्या होगा कि दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमने जंपरिंग कर दी हमने, ठीक है। यानी कि लाइन दोनों में रहेगी और एक से दूसरे तार में लाइन पहुंचेगी जंपरिंग के माध्यम से, ठीक है। ये हो गया आपका अनइंसुलेटेड। और अगर आप आइसोलेटर इंटरप्टर यूज करोगे तो वो हो जाएगा इंसुलेटेड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आगे वाले से फिर हम कनेक्शन चालू करते हैं। अब आइए आप अनइंसुलेटेड ओवरलैप, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको बताया है उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। अनइंसुलेटेड ओवरलैप इज रिक्वायर्ड, कहाँ चाहिए? व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ करंट फ्लो इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स। अभी मैंने कहा था ना आपको कि कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। टर्म को पकड़िए, कनेक्टिविटी मतलब जोड़ देना आपस में, कंटिन्यूटी मतलब जंपरिंग करके ले जाना, ठीक है। एकदम बिल्कुल फर्क समझिए। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी ऑफ द करंट की बात की जा रही है, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हैं, सॉरी, है ना। तो रिक्वायर्ड बिटवीन टू, जब दो कंडक्टर के बीच में अगर हमको करंट कंटिन्यूटी करना है तो हम अनइंसुलेटेड, मतलब जो इंसुलेटेड नहीं है, तभी यहाँ पे अन है। UN जो वर्ड लिखा है बेटा यहाँ पे, इसका मतलब होता है नहीं। मतलब आपस में इंसुलेटेड नहीं है, करंट की कंटिन्यूटी है, ठीक है। डिजाइन कंसिडरेशन क्या है इसका? इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 1.6 किलोमीटर का ड्रम वायर होता है, ठीक है बेटा। तो इनडेफिनेटली लॉन्ग तो तार हो नहीं सकते। तो अब इन चीज़ को हम करने के लिए हम क्या करते हैं, अब वही जो मैंने आपको बताया, थर्मल एक्सपेंशन, टेंशन, वेट, इन सब को हमको कंसिडर करना पड़ता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम ये डिज़ाइन कंसिडरेशन जो हमारे पास है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अनइंसुलेटेड ओवरलैप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टू सेट्स ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे, है ना, आर सेपरेटेड बाई 200 mm एंड कनेक्टेड बाई ए लार्ज जंपर ऑफ 105 स्क्वायर mm क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये है आपका जो यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। इसमें जंपर वायर का ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा याद रखिएगा। जैसे कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अनइंसुलेटेड ओवरलैप में तारों के बीच में दूरी कितनी होती है? 200 mm। क्रॉस जो जंपर वायर हम जो जंपर यूज़ करते हैं अनइंसुलेटेड ओवरलैप, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? 105 स्क्वायर mm। ओवरलैप जो आप डिज़ाइन करते हो नॉन इंसुलेटेड, वो कितने स्पैन का हो सकता है? 3 या 4 स्पैन का हो सकता है। अब स्पैन मतलब कंफ्यूज मत होइए, 1 2 3, ठीक है। ये आपके 4 पोल मास्ट हो गए, स्पैन 1 है ना, ये आपका स्पैन 2, ये आपका स्पैन 3। अब 4 स्पैन में क्या होगा बेटा? एक और लग जाएगा पोल यहाँ पे, ये स्पैन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया स्पैन 3, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये स्पैन 4, ठीक है। ये है। अब आप बोलोगे 3 स्पैन है, 4 स्पैन है, यूज़ कहाँ किसको करना है? उसका भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। उसका जो स्टैंडर्ड ये बना हुआ है कि अगर आपका 3 स्पैन लेंथ है ना, अगर आपका 3 स्पैन लेंथ है अगर आपका, ठीक है, अगर आपका 3 स्पैन लेंथ है, हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर देन 500 मीटर। मतलब घुमाव, है ना, जो घुमाव आपका है अगर 5000 मीटर से ज़्यादा है और स्पैन लेंथ आपका 54 मीटर से ज़्यादा है बेटा, वहाँ आप 3 स्पैन यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपका और 4 स्पैन आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5000 मीटर से कम है और स्पैन लेंथ 54 से कम है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 स्पैन
जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका बड़ा है 5000 मीटर से और स्पैन लेंथ बड़ा है 54 मीटर से। 4 स्पैन कहाँ यूज़ करोगे? 4 स्पैन आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस देन 500 मीटर है और आपका स्पैन लेंथ भी है वो 54 मीटर से कम है, ठीक है। तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे अनइंसुलेटेड ओवरलैप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए इंसुलेटेड ओवरलैप में, ठीक है। इंसुलेटेड ओवरलैप का ये है, अभी जो मैंने आपको बताया, ये हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर जो आपका हमें करंट की कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, 500 mm सेपरेशन होता है हवा में। द गैप इज डिसाइडेड, अब 25 kV का है, उसके अनुसार हम गैप डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक फ़ायदा इसमें ये होता है, देखिए लिखा हुआ है ना, इसमें क्या होता है कि आप चाहो तो एक लेंथ को डेड कर दो और जो आपका जो अगला वाला जो लेंथ है ना, आप उसको कंटिन्यू बना के रख दो। ये फ़ायदा होता है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या कर सकते हो बेटा, मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पे आपने बेटा लगा दिया ये इंसुलेटेड ओवरलैप, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक मेंटेनेंस करना है, यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे, यहाँ वाली लाइन को चालू कर दो और यहाँ वाली लाइन को शट डाउन कर दो, ठीक है। जो भी ट्रेन आएगी उसको दूसरे पटरी पर डाइवर्ट कर दो, यहाँ से यहाँ तक आप करो इसका मेंटेनेंस। ऐसे ही करते हैं मेंटेनेंस, है ना। तो यहाँ पे फायदा करता है ये इंसुलेटेड ओवरलैप, जहाँ पे आपको एक सेक्शन में बांट करके मेंटेनेंस करना होता है। वही लिखा है यहाँ पे कि एक लेंथ को आप डेड कर दो, बाकी आप मेंटेनेंस कर लो, ठीक है। अब इसमें या तो आइसोलेटर होता है या इंटरप्टर होता है। ये आइसोलेटर इंटरप्टर, आइसोलेटर तो आपको पता भी होगा, इंटरप्टर भी वही काम करता है, करंट को इंटरप्ट मतलब करंट को रोकता है। और इसमें अब एक चीज़ है कि अब आप कहो कि सर अब ऊपर चढ़ के अलग हम कैसे करेंगे, ऊपर चढ़ के अलग नहीं करते। स्काडा सिस्टम होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे, आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें पढ़ा होगा। स्काडा सिस्टम है, उसके हेल्प से हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इंसुलेटेड ओवरलैप हम प्रेफर कहाँ कहाँ करते हैं, हम प्रेफर कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें सब सेक्शनिंग, अभी जो मैंने आपको बताया ना, सब सेक्शनिंग, जहाँ पे आप सेक्शन अलग अलग करोगे, या पैरेललिंग पोस्टिंग करनी हो, मतलब 2 लाइनें साथ आपको ले जानी हो, वहाँ भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको OHE को डिफरेंट एलिमेंट्री सेक्शन में डिवाइड करना हो, यहाँ भी देखिए, जैसे आपका एक ये लाइन हो गया बेटा और एक ये लाइन हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे गया जंक्शन है, मुगलसराय जंक्शन, आप देखते हो जब आप ट्रेन एंटर करती है तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म तो 4 ही होते हैं, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब 8 ही होते हैं, लाइनें बहुत निकली होती हैं, वहाँ से करीब 16 लाइनें निकलती हैं। कैसे? और कभी कभी आप नहीं सोचते हो कि यार ट्रेन जो है वो स्टेशन के बाहर खड़ी है, वो कैसे होता है, लाइन ऊपर से जा रही है ना, लाइन तो ऊपर से जा रही है, लेकिन वहाँ का हम क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको हम रोक देते हैं, वहाँ से हम उसको शटडाउन में डाल देते हैं, बाकी गाड़ियों को हम निकाल देते हैं, इस तरीके से करके। तो ये सब चीज़ें, ये है यार्ड या लूप मेंटेनेंस हो गया, या न्यूट्रल सेक्शन हो गया। ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। न्यूट्रल सेक्शन भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये है बेटा आपका सेक्शन आइसोलेटर। ये फोटो हर एक किताब में बना हुआ है, नेट पे भी बना हुआ है। एक्चुअली ये है आपका, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डायग्राम, है ना। तो यहाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये सर ये दिख नहीं रहा, क्या लगाया आपने, तो ये आप किताब से भी देख लेना, किताब में बहुत साफ लगा हुआ है। तो ये सारा इसका जो होता है ये डायग्राम है। तो अगर आपको एग्जाम में आया कि सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए, है ना, तो ये आप बना देना, ठीक है बेटा। इसमें कुछ नहीं है, लाइन खींच करके बनाना है, और ये आपका डिस्टेंस है, ये सब जो है स्टैंडर्ड होता है। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये दिखाना कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। ये देखिए ऐसा दिखता है ये, ठीक है। अब समझ में आया जो डायग्राम, जो
आप अभी जो ये देख रहे थे, ये वाला, ये तो अब इसको देखिए और फिर इसको देखिए, अब आया आपको समझ में कैसे चल रहा है। ये इंसुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सेक्शन इंसुलेटर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंटिन्यूशन में। वो क्या होता है, सेक्शन इंसुलेटर जो होता है वो कैटेनरी सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल सेपरेशन करते हैं दो इलेक्ट्रिकल फीड लाइंस का, ठीक है, दो इलेक्ट्रिकल फीड लाइंस का हम करते हैं, और ताकि हमारा पैंटोग्राफ स्मूथली क्रॉस कर जाए, ताकि हमारा पैंटोग्राफ जो है वो स्मूथली क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, सेक्शन इंसुलेटर। अगर आपको एग्जाम में आया तो आप ये वाला भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, और अगर ये वाला बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और आगे है कि सेक्शन इंसुलेटर का जो है कहाँ कहाँ है, तो अब जहाँ पे हमें हाई स्पीड ऑटो टेंशन कैटेनरी सिस्टम चाहिए, है ना, जहाँ पे आपको फटाफट स्विच करना है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे स्विच करना है, वहाँ पे आपका सेक्शन इंसुलेटर काम आ जाएगा। और जहाँ पे आपका मल्टीपल पैंटोग्राफ सिस्टम जहाँ पे चलता है, ठीक है, जहाँ पे स्पीड अचानक से तेज निकल जाती है 0 से मैक्सिमम, वहाँ पे आपका काम कर जाएगा आपका सेक्शन इंसुलेटर। अब हम इसको ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस भी मेंटेन रहे और सिस्टम वोल्टेज भी बना रहे, ठीक है। ये है सेक्शन इंसुलेटर का काम। वो हम ऐसा नहीं है कि आप उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे भी तो लगाना होगा ना, ये चीज़ है आपका, ठीक है। फिर टू एंश्योर कंटिन्यूअस करंट कलेक्शन ड्यूरिंग पैंटोग्राफ, द SI unit contains a side runner located on each side. The side runner overlap. इसको आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये वाला डायग्राम है ना, ये देखिए यहाँ से ये सब, ये जो ग्लाइडर है ना, ये ग्लाइडर है और ये सब स्टेबलाइजर है, तो इसको इसके हेल्प से हम कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और तो अब इसमें जो है एडजस्टेबल हैंगर होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब ये देखिए इसको, ये पता है बेटा, ये ना, ये सब जो है ना वो हम क्या करते हैं, लेंथ को जो है वो मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसलिए कि जब आप दो तार को जोड़ रहे हो तो आपको थोड़ा ही पता है इसमें कितना सैग आएगा, इसमें इसका लेंथ कितना है कितना नहीं है। तो आप क्या करोगे, स्लाइडर से खींच करके उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ दोगे, लेंथ दोगे, और ये जो यहाँ पॉइंट की बात हो रही थी इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस की, वो मेंटेन करोगे आप एडजस्टेबल हैंगर वगैरह से खींच करके, ठीक है। ये है काम आपका सेक्शन इंसुलेटर का। अब इसमें जो है ये दो पॉइंट भी है, आप समझ सकते हो। इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ बहुत सरल शब्दों में। सेक्शन इंसुलेटर, ये ओवरलैप हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। सेक्शन इंसुलेटर इज अ डिवाइस दैट इज इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट वायर फॉर इंसुलेटिंग टू एलिमेंट्री सेक्शन। जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं उसका समराइज फॉर्म में ये है कि दो तारों को आपस में इंसुलेटली कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं ये, और हमारा पेंटोग्राफ जो है वो स्मूथली एक जगह से दूसरे जगह पे वो कंटिन्यूसली चला जाता है। इट इज़ यूज इन क्रॉस ओवर, टर्नआउट्स, मेंटेनेंस स्पीड्स, यार्ड लाइन, ठीक है, बिल्कुल। यार्ड लाइन में क्या होता है आपको बेटा, आपको शंटिंग लाइन में भेजना होता है आपको, है ना, तो वहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा आपका। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव पेंटोग्राफ इट फर्स्ट पासेज ओवर द रनर एंड स्मूथली ग्लाइड टू द कॉन्टेक्ट वायर, है ना। ये देखिए, ये बताता हूँ आपको क्या ये कहने का क्या मतलब है आपका। पहले क्या होता है कि ये रनर पे चलता है, ये जो रनर है ना आपका, ये जो देख रहे हैं ये रनर है आपका। यहाँ पे आपका पेंटोग्राफ जो है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपका पेंटोग्राफ है, ठीक है, ऐसे है ना, ये पेंटोग्राफ है, ये कनेक्ट, ये पेंटोग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये रनर जो है ना नीचे में लोहे वाला, ये देख रहे हो आप बेटा, ये वाला ये रनर है, इस पे वो चिपकता हुआ दूसरे पे निकल जाएगा। ये चिपकता हुआ मतलब इस पे लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ दूसरे तार पे चला जाएगा ये। तो वही लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट पासेज ओवर द रनर स्मूथली टू द कॉन्टेक्ट वायर ऑफ द अदर साइड, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, देखिए क्या हो रहा है कि आपका ट्रेन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये जो नीचे ये देख रहे हैं लोहे का जैसे, ये देखिए ये बना हुआ है, ये रनर है, इस पे ये चिपक, इस पे आपका जब अब आपका ट्रेन यहाँ से आएगा ना तो ये पेंटोग्राफ इस पे चिपका हुआ रहेगा,
और चिपकता हुआ ये आगे वाला जो तार है ये इस पे चिपकता हुआ ऐसे करके ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका पेंटोग्राफ है, ये ऐसे निकल जाएगा बाहर, ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन इंसुलेटर। ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, क्योंकि देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ टेक्निकल चीज़ें बहुत है जानने के लिए। इसमें मैंने दिया आपको वही है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बाकी आप समझ लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और मे बी पॉसिबल कि इस लेक्चर के थोड़े सा 5-10 मिनट जो है आपका, उसमें थोड़ा सा मेरा चेहरा आपको अंधेरा आ रहा होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई, ठीक है। तो मैं अपना कंटिन्यू तोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि टॉपिक जब शुरू करते हैं तो ख़त्म करने पर ही सही रहता है ना, इसलिए मैं कंटिन्यू कर दिया। तो अगर कोई ऐसा डाउट हो बेटा तो आप प्लीज़ पूछिएगा कि सर ये वाले में थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं चाहता तो लाइट मेरे रूम में लाइट जाने के बाद मैं ये ब्रेक कर सकता था लेक्चर, लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि जब मैंने शुरू किया है तो उसको मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास वो कंटेंट रहेगा ना, तो आप देख के भी समझ जाओगे। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। इसको अगर होगा लास्ट का पार्ट अगर आपको लग रहा होगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ अगर नोट्स बनाने में परेशानी हो रही है तो आप समझ लीजिए, जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ उसको पढ़ के अपने मन से याद भी कर लीजिएगा तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बुक भी खोलेंगे उसमें भी लगभग इन्हीं शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेदर देन इतना ज़्यादा पजल्ड होने से बढ़िया है समझ करके वीडियो देखिए, समझिए, PDF मिला है उसको पढ़िए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ लिखने का मन है तो लेक्चर सुन करके आप अपना नोट डाउन करते चले जाइए, सबसे बढ़िया यही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।